नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, वीडियो री एग्जाम की डेट लगभग तय हो चुकी है कि 18 जून को आपका ये पेपर होने जा रहा है और अब आपके पास समय बहुत कम बचा है दोस्तों। तो अब आपको पूरी तैयारी से, पूरी तन्मयता से जुट जाना है और कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप कवर कर सकते हैं उतने ज़्यादा प्रश्नों को कवर कीजिए। थ्योरी पढ़ने का समय आपके पास अब उतना बचा नहीं है, इसलिए मेरा प्रयास होता है दोस्तों कि मैं आपको प्रश्न इस तरीके से कराऊं कि संपूर्ण थ्योरी आपकी कवर हो सके। तो अथर्व एजुकेटर आपकी इसमें काफ़ी सहायता कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी चर्चा चल रही थी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम विश्व के पर्वतों पर सभी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, साथ ही नहरों और झीलों को भी कवर कर चुके हैं। नदियों पर हमारा पिछला एक पार्ट आ चुका है, इससे पहले एक पार्ट और नदियों पर आया था जिसमें हमने राइन नदी, डेन्यूब नदी, यूराल नदी, वोल्गा नदी, सीन नदी, टेम्स नदी, पो नदी, विस्तुला नदी, एल्ब नदी, ओडर नदी, बेसर नदी, कांगो नदी, नील नदी और नाइजर नदी से बनने वाले प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करी थी। यानी लगभग 14 नदियां हमने कवर करी थी, जिसमें विश्व की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों को हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अभी कई नदियों पर हमें चर्चा करना बाकी है, जिसमें से जेम्बेजी नदी है, लिम्पोपो है, अमेजन है, मरे डार्लिंग है, मिसिसिपी है, रियो ग्रांडे नदी है, यूकॉन, कोलोराडो, सेंट लॉरेंस, कोलंबिया, अमूर, पीली, यांगटीसी क्यांग, इरावती, टिग्रिस, यूफ्रेटस, मैकेंजी, हडसन, टाइबर, ओरनिको और मिकोंग। ये लगभग 35 नदियां हैं दोस्तों, जिनसे प्रश्न आपके आते रहते हैं, पहले भी आए हैं, लगातार पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का ये फेवरेट चैप्टर है दोस्तों, इससे प्रश्न वो पूछता ही पूछता है। और ये 35 नदियां हैं और जिसमें से एक पार्ट हमारा नदियों पर पहले भी आ चुका है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है दोस्तों तो उसे जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्नों को उसमें कवर किया गया है। और आज ये नदियों का अंतिम पार्ट है और इसमें हम जो है ये लगभग 20 से ज्यादा नदियां हम आज कवर करेंगे। तो चलिए सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है, नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, टाना झील, एडवर्ड झील और अल्बर्ट झील। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। झीलों में भी हमने चर्चा करी थी और नदियों के वीडियो लेक्चर में भी हमने चर्चा करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसे बार बार लेकर के आता हूं। यह नील नदी की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। हालांकि यह जल अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी नहीं है। यदि जल अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी पूछें तब प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी। लेकिन यदि लंबाई की बात करें, इसमें अमेजन नदी से पानी कम रहता है, लेकिन यदि लंबाई की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। लगभग 6690 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये नील नदी। अगर इसकी बात करें कि ये नील नदी निकलती कहां से है, तो ये नील नदी दो धाराओं के रूप में निकलती है दोस्तों। एक धारा जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील जो कि 3 देशों के मध्य में स्थित है, केन्या, युगांडा, तंजानिया। ये सभी चर्चा हमने करी थी झीलों के चैप्टर में। इसके अलावा इथोपिया देश में एक झील स्थित है जिसका नाम है टाना झील, और इस टाना झील से जो धारा निकलती है उस धारा का नाम है नीली नील। और साथ ही विक्टोरिया झील से जो धारा निकलती है उस धारा का नाम है श्वेत झील, श्वेत नील। और यह उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर के मिलती है। राजधानी जरूर याद रखिएगा, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। और यहां से ये नदी नील नदी के रूप में कन्वर्ट होती है और बहते हुए बहते बहते भूमध्य सागर में अपने जल का विलय करती है।
यानी अगर पूछा जाए कि भूमध्य सागर में निम्न में से कौन सी नदी अपने जल का विलय करती है, तो उसमें से एक उत्तर हो जाएगा आपका नील नदी। भूमध्य सागर में और भी कई नदियां मिलती होंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह नदी है नील नदी। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि नील नदी के किनारे पर किस देश की राजधानी स्थित है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे पर स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे पर स्थित है। इसी के साथ ही नील नदी के किनारे पर एक झील भी स्थित है। देखिए, टाना झील और विक्टोरिया झील से तो इनका उद्गम होता है, लेकिन एक झील जो कि नील नदी के किनारे पर स्थित है वह झील हो जाएगी नासिर झील। साथ ही इस पर एक बांध स्थित है, और वह बांध कौन सा है, वह बांध है आस्वान बांध। आस्वान बांध, आस्वान बांध या नासिर झील, ये दोनों ही अगर आपसे पूछ ले कि किस देश में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तब तो आप बता ही देंगे कि नील नदी पर स्थित है। पर नील नदी पर भी ये किस देश में स्थित है, तो ये मिस्र देश में ही स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे पर स्थित है। उसी मिस्र में नासिर झील और आस्वान बांध भी नील नदी के किनारे पर ही स्थित है। साथ ही इसमें एक बांध और है दोस्तों, और यदि बात करें वह बांध कौन सा है, तो वह बांध है ओवन फॉल बांध। कौन सा बांध हो जाएगा, तो उस बांध का नाम हो जाएगा ओवन फॉल बांध। प्रश्न बनता है कि ये ओवन फॉल बांध किस देश में स्थित है, तो ये मिस्र में स्थित नहीं है। ऐसे पूछ लिया जाएगा मिस्र में निम्न में से क्या स्थित नहीं है, आस्वान बांध, नासिर झील, काहिरा, ओवन फॉल बांध, तो ये सभी नील नदी के किनारे पर हैं, लेकिन आस्वान बांध, नासिर झील और काहिरा मिस्र में स्थित है। जबकि यदि हम बात करें इस ओवन फॉल बांध की, तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका युगांडा देश में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ऑप्शन संभवतः विक्टोरिया झील या टाना झील में से कोई एक होगा, लेकिन अगर दोनों हो तो ये प्रश्न गलत हो जाता है। लेकिन बोर्ड ने जो इसका उत्तर पहले के प्रश्नों में माना है, ऐसी स्थिति में टाना झील को माना है। हालांकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये चैलेंजिंग प्रश्न है, विवादित प्रश्न है, पर टाना झील को माना है तो आप इसका उत्तर टाना झील कर सकते हैं। चलिए, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा कोई प्रश्न आपके में आएगा नहीं, पर मैं फिर भी यहां लेकर के आया हूं ताकि ऐसी स्थिति के लिए आप तैयार रहें। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। महावेली गंगा एक नदी है बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की या नेपाल की? तो ध्यान रखिएगा, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां की बहुत ही प्रसिद्ध सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा। तो महावेली गंगा किस देश में स्थित है, तो वह स्थित है श्रीलंका में। चलिए, बात करते हैं काला सागर में गिरने वाली नदियां हैं डैन्यूब नदी, टेम्स नदी, राइन नदी या यूराल नदी। देखिए, इन सभी नदियों पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले। यदि बात करें हम यूराल नदी की, तो यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है। कहां से होता है, यूराल पर्वत से होता है, और यूराल पर्वत से बहने के बाद इस नदी का जो विलय होता है वो कैस्पियन सागर में होता है। कैस्पियन सागर में दो नदियां आकर के मिलती हैं। एक नदी है आपकी यूराल नदी, और दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी, दूसरी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी जिसका उद्गम होता है वाल्दाई की पहाड़ियों से और विलय होता है कैस्पियन सागर में। वहीं यूराल नदी का उद्गम होता है यूराल पर्वत से और विलय होता है कैस्पियन सागर में। तो ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। यदि बात करें टेम्स नदी की, तो टेम्स नदी टेम्स हेड झरने से निकलती है। टेम्स हेड झरने से बहने के बाद इस नदी का जो विलय होता है वो होता है उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में ध्यान रखिएगा, टेम्स नदी का विलय कहां पर होता है, तो टेम्स नदी का विलय उत्तरी सागर में होता है। वहीं एक सीन नदी हमने पढ़ी थी जिसका विलय कहां होता था, इंग्लिश चैनल में होता था। तो टेम्स नदी का विलय उत्तरी सागर में होता है। वहीं यदि बात करें हम आपकी डैन्यूब नदी की,
डैन्यूब नदी को एक बार देख लेते हैं। तो डैन्यूब नदी का उद्गम कहां से होता था? उद्गम होता था इसका जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। हमने चर्चा करी थी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता था। और ये जो नदी थी ये कई देशों में बहती है, लगभग 8 देशों में बहती है, जिसमें से जैसे कि जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया और रोमानिया हो गया। इन 8 देशों में से 5 देशों की राजधानियां स्थित हैं इस नदी के किनारे पर। किस किस देश की राजधानी स्थित है? तो यदि बात करें ऑस्ट्रिया की राजधानी, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है आपकी? वियना। इसके अलावा सर्बिया की राजधानी, और सर्बिया की राजधानी क्या है आपकी? बेलग्रेड। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और रोमानिया की राजधानी आपकी क्या हो जाती है? तो रोमानिया की राजधानी हो जाती है बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी हो जाती है बुखारेस्ट। इसके अलावा एक देश स्लोवाकिया है, और स्लोवाकिया की राजधानी हो जाती है ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा। तो वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और ब्राटिस्लावा ये सभी डैन्यूब नदी के किनारे पर हैं, जबकि काहिरा किस नदी के किनारे पर है? नील नदी के किनारे पर है। और इस टेम्स नदी के किनारे पर हमने कौन कौन से देश पढ़े थे? तो इस टेम्स नदी के किनारे पर हमने एक तो लंदन पढ़ा था और एक देश हमने पढ़ा था ऑक्सफोर्ड। नदियों किनारे पर स्थित देश भी ध्यान रखिएगा। बात करें इस डैन्यूब की, तो ये डैन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया और बुल्गारिया में बहने के बाद काला सागर में अपने जल का क्या कर देती है? विलय कर देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी विश्व की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, इसका आप थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ ले, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए सभी महाद्वीपों की सबसे लंबी नदी ध्यान रखनी है आपको। तो अगर बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वोल्गा। यदि मैं बात करूं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नील नदी। और यूरोप की सबसे लंबी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी का उद्गम, चूंकि सबसे लंबी है तो आपको याद रखना होगा, वोल्गा नदी का जो उद्गम होता है वो वालदाई की पहाड़ियों से होता है। वालदाई की पहाड़ियों से। आपके लिए टास्क है, आप पता लगाएंगे वालदाई की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं। वालदाई की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण देश में ये वालदाई की पहाड़ियां स्थित हैं। आप बताएंगे वालदाई की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं। तो इसका उद्गम होता है वालदाई की पहाड़ियों से, और विलय बहुत जरूरी है। वोल्गा नदी का विलय कहां होता है? तो वो होता है कैस्पियन सागर में। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना बड़ा है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी बड़ा है। खारे पानी की ये झील है, 5 देशों के मध्य में स्थित है। झीलों पर हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो वोल्गा नदी कहां जाकर के गिरती है? तो वो गिरती है कैस्पियन सागर में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। देखिए दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की बात कर रहा है। अगर अफ्रीका की बात करें तो सबसे बड़ी नदी नील नदी हो गई, वहीं यूरोप की बात करें तो वोल्गा नदी हो गई। लेकिन दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इनमें से केवल एक ही नदी ऐसी है जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में बहती है, और वह नदी कौन सी हो जाएगी? वह नदी हो जाएगी अमेजन नदी। ध्यान रखिएगा, अमेजन नदी अपवाह की दृष्टि से,
अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। एक फैक्ट तो ये बनता है दोस्तों कि अपवाह की दृष्टि से यदि विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? ऐसी स्थिति में हो जाएगी अमेजन नदी, अर्थात सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। दूसरा फैक्ट बनता है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। अगर पूछें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो हो जाएगी नील नदी, पर दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह हो जाएगी अमेजन नदी। अमेजन नदी का विलय कहाँ पर होता है ये पूछा जाता है आपसे, किस महासागर में इसका विलय होता है? तो अमेजन नदी का विलय होता है अटलांटिक महासागर में। इस अमेजन नदी के आसपास विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो आसपास कौन से वन पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। विषुवतीय वर्षा वन। इन विषुवतीय वर्षा वनों को अमेजन नदी के आसपास के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं सेलवास। यानी सेलवास वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। अमेजन नदी के आसपास ये वन पाए जाते हैं। इन विषुवतीय वर्षा वनों को और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के फेफड़े। अब क्यों कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े? तो मानव के शरीर में जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो खून में ऑक्सीजन को मिलाते हैं, रक्त में ऑक्सीजन को मिलाते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन का मिश्रण करते हैं। उसी प्रकार पौधे क्या करते हैं? पौधे भी, जो पेड़ पौधे पादप जो होते हैं, वे क्या करते हैं? वे ऑक्सीजन देते हैं वर्ल्ड को। तो सबसे ज्यादा जो जंगल पाए जाते हैं, सबसे घने वन पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं विषुवतीय वर्षा वन के रूप में। तो इसी वजह से विषुवतीय वर्षा, अब जितने ज्यादा जंगल होंगे, जितने ज्यादा पेड़ होंगे, उतना ही ऑक्सीजन होगा। तो इसी वजह से विषुवतीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी के गुर्दे किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है मैंग्रोव वनों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी या नाइजर नदी? तो कांगो नदी जब हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तब भी हमने ये चर्चा करी थी कि कांगो नदी जो है वह भूमध्य रेखा को, यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। वहीं लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, पो नदी अलग है, लिम्पोपो नदी अलग है। पो नदी इटली में पाई जाती है, जैसे इटली की गंगा कहते हैं, जबकि लिम्पोपो नदी अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाती है और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर मैं आपसे पूछूं कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? देखिए, भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है? तो कांगो नदी। लिम्पोपो नदी कौन सी रेखा को काटती है? तो मकर रेखा को। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा माही नदी। माही नदी। लेकिन मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ही दोस्तों। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लिम्पोपो नदी किन 2 देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो ध्यान रखिएगा, यह दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना के बीच सीमा बनाती है। बोत्सवाना। लेकिन केवल दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के मध्य ही सीमा नहीं बनाती, बल्कि दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे के मध्य भी सीमा बनाती है। कई नदियां हैं जो विदेशों के मध्य सीमा बनाती हैं, जिसमें से लिम्पोपो नदी भी है जो दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना, साथ ही दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे के मध्य सीमा बनाती है।
तो पहला एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के मध्य सीमा बनाती है, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा बनाती है। साथ ही ये मकर रेखा को सॉरी 2 बार काटने वाली नदी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये 2 धाराओं के रूप में मिलती है। एक धारा मरीको धारा कहलाती है, दूसरी क्रोकोडाइल नदी, यानी मरीको नदी और क्रोकोडाइल नदी। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, ये मरीको नदी है और ये क्रोकोडाइल नदी है। क्रोकोडाइल नदी है, इस नदी का नाम इसलिए क्रोकोडाइल है दोस्तों क्योंकि ये मगरमच्छ के लिए फेमस है। तो अगर ऑप्शन में आपके क्रोकोडाइल नदी करके तो दिया नहीं होगा, ऑप्शन में दिया होगा कि मगरमच्छ और दरियाई घोड़ों के लिए कौन सी नदी फेमस है, और ऑप्शन में आपको क्या होगा, लिम्पोपो नदी होगा। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा कि जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी दरियाई घोड़ों एवं मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल कह लीजिए, मगरमच्छ कह लीजिए, के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस प्रजाति घड़ियाल प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दरियाई घोड़े और मगरमच्छ भी होते हैं, यानी अगर आप एक बार नदी में गिर गए तो ये मकर रेखा ही नहीं, आप भी काट दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा वहां पर मगरमच्छ हैं कि बचने का कोई चांस नहीं है। नाइजर नदी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि नाइजर नदी को तेल ढोने वाली नदी कहते हैं। साथ ही नाइजर नदी के किनारे पर माली की राजधानी बमेको और नाइजर की राजधानी न्यासी स्थित है। साथ ही माली का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण नगर टिम्बकटू भी यहां पर स्थित है। एक प्रश्न मैंने आपको नदियों के वीडियो में दिया था कि कैंजी बांध कहां स्थित है दोस्तों। ये टिम्बकटू नगर, न्यामी नगर और बमेको नगर, ये सब तो मैंने आपको नोट करा दिया था, लेकिन कैंजी बांध कहां स्थित है ये मैंने आपको टास्क दिया था और मुझे किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, कैंजी बांध जो है वो नाइजर नदी के किनारे पर स्थित है। कैंजी बांध कहां पर है? तो नाइजर नदी के किनारे पर स्थित है कैंजी बांध। वहीं यदि कांगो नदी की बात करें तो कांगो नदी जो कि कटंगा के पठार से निकलती है, कांगो गणराज्य में बहती है, जहां पर कांगो की राजधानी किंशासा स्थित है। साथ ही स्टैनले जलप्रपात, मटाडी बंदरगाह, लिविंगस्टोन फॉल और ईगा बांध उपस्थित हैं। ये सब कुछ मैं नोट करा चुका हूं, दोबारा कराऊंगा तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा समय की बर्बादी होगी, केवल मैंने आपका रिवीजन यहां पर करा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया झील कहां स्थित है अगर प्रश्न पूछा जाए तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य में स्थित है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विक्टोरिया जलप्रपात कहां स्थित है, ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? महाद्वीप तो अफ्रीका ही रहेगा, लेकिन प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया स्थित है। जैम्बेजी नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जाम्बिया। जाम्बिया देश में इसका उद्गम होता है। जबकि विलय अगर आपसे पूछ ले विलय कहां होता है, तो विलय होता है मोजाम्बिक चैनल में। इस जैम्बेजी नदी के किनारे पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो जलप्रपात जो स्थित है उसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। साथ ही बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए कैंजी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कैंजी बांध स्थित है आपका नाइजर नदी पर। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध स्थित है आपका जैम्बेजी नदी पर। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध स्थित है आपका नील नदी पर। वहीं पूछ ले मटाडी बांध किस नदी पर स्थित है? तो मटाडी बांध स्थित है आपका कांगो नदी पर। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध स्थित है आपका जैम्बेजी नदी पर। साथ ही विक्टोरिया जलप्रपात भी आपका जैम्बेजी नदी पर ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी कौन सी है? तीसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी पूछ रहा है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पहली सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी कौन सी है?
तो पहली सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है, लेकिन दूसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कांगो नदी। और तीसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी अगर आपसे पूछ ले कि तीसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी कौन सी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी। तीसरी कौन सी हो जाएगी, तो तीसरी हो जाएगी आपकी मिसिसिपी मिसौरी। ध्यान रखिएगा, नील नदी का शुरू प्रारंभ के तीनों में नाम ही नहीं है, यानी सबसे लंबी नदी है पर पानी उतना ज्यादा उसमें है नहीं। सर्वाधिक मात्रा में पानी या सर्वाधिक अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी या सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन नदी, दूसरे नंबर पे हो जाएगी कांगो नदी और तीसरे नंबर पे हो जाएगी आपकी मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। अगर पूछूं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, तो वोल्गा नदी। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, तो नील नदी। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, तो अमेजन नदी। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसका उद्गम दो धाराओं के रूप में होता है, एक धारा है आपका मिसिसिपी और दूसरी धारा है आपकी मिसौरी। तो मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी दो अलग अलग नदियां हैं। यदि बात करूं मैं मिसिसिपी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो यह उद्गम होता है इसका इटास्का झील से। कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है इटास्का झील से। वहीं मिसौरी नदी का उद्गम होता है रॉकीज पर्वतमाला से, रॉकीज पर्वतमाला से। और ये दोनों नदियां बहने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण नगर में जाकर के मिलती हैं अमेरिका के, और वह नगर कौन सा हो जाएगा, सेंट लुइस नगर। तो किस नदी में किस स्थान पर मिसिसिपी मिसौरी का जन्म होता है, तो वो होता है सेंट लुइस नगर पे। क्यों, क्योंकि इससे पहले तो मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग धाराओं में बह रही थी, पर यूएसए के सेंट लुइस नगर में ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं और मिसिसिपी मिसौरी के नाम से नदी का जन्म होता है। ये मिसिसिपी जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, वहीं अपवाह की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम रॉकीज पर्वतमाला से होता है, रियो ग्रांडे नदी, मिसिसिपी नदी, यूकॉन नदी या मैकिंजे नदी। तो दोस्तों मिसिसिपी नदी तो अभी अभी हमने देखी कि ये निकलती है इटास्का झील से। अगर मिसौरी नदी दिया होता तो रॉकीज पर्वतमाला मान क्या लेते, वो तो रॉकीज पर्वतमाला से ही निकलती है, पर मिसिसिपी मिसौरी दिया होता तब भी एक बार को हम रॉकीज पर्वतमाला मान लेते, पर यहाँ केवल मिसिसिपी नदी दिया है। और मिसिसिपी नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है, तो वो होता है इटास्का झील से। कहां से होता है, इटास्का झील से। वहीं बात करें यूकॉन नदी की, तो यूकॉन नदी का उद्गम ये कनाडा देश की नदी है और कनाडा की एटलिन झील से होता है। कहां से होता है, तो एटलिन झील से होता है। वहीं मैकिंजे नदी का उद्गम कहां से होता है, अगर आपसे पूछे तो मैकिंजे नदी का उद्गम कनाडा की 5 झीलें पढ़ी थी ना हमने, ग्रेट बिटर झील, ग्रेट स्लैब झील, अथावास्का झील, विनिपेग झील, ठीक है। तो ये सारी झीलें हमने पढ़ी थी। तो इसमें से जो मैकिंजे रेंडियर झील, तो जो ये 5 झीलें थी, तो जो मैकिंजे नदी थी उसका उद्गम कहां से होता था, तो उसका उद्गम होता था ग्रेट स्लैब झील से। कहां से होता था, ग्रेट स्लैब झील से। यानी कि रॉकीज पर्वतमाला से कौन सी नदी बच गई, तो रॉकीज पर्वतमाला से जो उद्गम होता है वो होता है रियो ग्रांडो नदी का। और रियो ग्रांडो नदी 2 देशों में बहती है, एक हो जाएगा यूएसए और दूसरा हो जाएगा मैक्सिको। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों।
यूएसए और मैक्सिको में इसका बहाव क्षेत्र है और साथ ही इसका विलय कहाँ होता है, तो मैक्सिको में बहने के बाद मैक्सिको की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में इस नदी का क्या हो जाता है, इसका हो जाता है विलय। उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है रॉकीज पर्वतमाला से। आप रॉकीज पर्वतमाला याद रख लेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा, पर और भी नाम याद रखना चाहते हैं तो रॉकीज पर्वतमाला की एल्बर्ट चोटी से, ठीक है। और जो है यूएसए और मैक्सिको देश में ये बहती है और उसके उपरांत ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का क्या नाम है, रियो ग्रांडो नदी। और ये रियो ग्रांडो नदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यही है कि ये यूएसए एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यूएसए एवं मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, रियो ग्रांडो नदी। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, रियो ग्रांडे नदी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मैक्सिको की खाड़ी में अपने जल का विलय नहीं करती, मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांडे नदी, यूकान नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मिसिसिपी नदी जो हमने देखी है, मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है। मिसौरी नदी का उद्गम रॉकीज पर्वतमाला से होता है। सेंट लुइस नामक स्थान पे ये दोनों नदियां आकर के मिल जाती हैं और आगे बहने के बाद ये मैक्सिको की खाड़ी में अपने जल का विलय कर देती है। तो प्रश्न का उत्तर मिसिसिपी नदी तो नहीं हो सकता। वहीं बात करें यदि रियो ग्रांडे नदी की, तो रियो ग्रांडे नदी का जो उद्गम है वो यूएसए में रॉकीज पर्वतमाला से होता है। रॉकीज पर्वतमाला में भी ये एल्बर्ट चोटी से इसका उदय होता है और यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाने के उपरांत ये मैक्सिको की खाड़ी में ही अपने जल का विलय कर देती है। जबकि यूकान नदी की बात करें तो यूकान नदी किस देश में बहती है, तो ये बहती है आपकी कनाडा देश में। कनाडा देश में इसका जो उद्गम होता है वो एटलिन झील से होता है। एटलिन झील इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूकान नदी का उद्गम कहां से होता है, तो एटलिन झील से इसका उद्गम होता है। या पूछा जा सकता है एटलिन झील कौन से देश में स्थित है, तो ये स्थित है आपके कनाडा देश में। और इसका विलय कहां पर होता है, तो इसका विलय होता है दोस्तों बेरिंग सागर में। कहां पर इसका विलय होता है, बेरिंग सागर में। यानी एटलिन झील से निकलने के उपरांत बेरिंग सागर में अपने जल का विलय करती है। मैक्सिको की खाड़ी में यूकान नदी नहीं गिरती। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूकान नदी। चलिए आगे चलते हैं। मैकेंजे नदी का उद्गम बिंदु है अथावास्का झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील, विनिपेग झील। दोस्तों ये कनाडा की 5 झीलों में से महत्वपूर्ण झील है। इसके अलावा एक झील और थी रेनडियर झील। झीलों के चैप्टर में भी हमने चर्चा करी थी कि ग्रेट बियर झील से एक रेखा गुजरती है दोस्तों, एक व्रत गुजरता है। कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर पूछा जाए कि मैकेंजे नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मैकेंजे नदी का उद्गम होता है ग्रेट स्लैब झील से। तो मैकेंजे नदी का उद्गम बिंदु कौन सी झील है, ग्रेट स्लैब झील। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एटलिन झील से कौन सी नदी निकलती है, तो यूकान नदी। इटास्का झील से कौन सी नदी निकलती है, तो मिसिसिपी नदी। चलिए, निम्न में से किस नदी का संबंध उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से नहीं है, कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी, सेंट लॉरेंस नदी या मरे डार्लिंग नदी। तो इसमें से ये तीनों नदी, कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी और सेंट लॉरेंस नदी, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की हैं। जबकि मरे डार्लिंग नदी का संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। इसका संबंध उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से नहीं है। देखिए प्रश्न तो यहीं समाप्त हो गया ये, लेकिन क्या यही प्रश्न एग्जाम में आए, जरूरी है। प्रश्न आपके कोलोराडो नदी से आ सकते हैं, कोलंबिया नदी से आ सकते हैं या सेंट लॉरेंस नदी से भी आ सकते हैं दोस्तों। तो सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो मुझे लगता है कि इस पर हमने चर्चा कई बार करी है।
यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं दोस्तों। एक का नाम है सुपीरियर झील, दूसरी है मिशिगन झील, इसके अलावा ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। ये 5 झीलें हैं जो कि यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित हैं। इसमें से केवल मिशिगन झील ही एक ऐसी झील है जो पूरी तरह यूएसए में स्थित है, और इसी मिशिगन झील के किनारे पर कौन सा नगर स्थित है? तो शिकागो नगर स्थित है। और इन सभी झीलों को किस नदी के द्वारा काटा जाता है? तो वह नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वह नदी हो जाएगी सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी का संबंध उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से है या नहीं है? तो बिल्कुल है। इसके अलावा यदि बात करें कोलोराडो झील की, तो कोलोराडो झील का जो उद्गम होता है वो होता है यूएसए की ला परेसो झील से। यूएसए की ला परेसो झील से। तो ला परेसो झील कहां पर स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। जिससे किस नदी का उद्गम होता है? तो कोलोराडो नदी का उद्गम होता है। साथ ही कोलंबिया नदी का जो उद्गम है वो, ये कोलंबिया नदी कनाडा देश की महत्वपूर्ण नदी है, और कनाडा की कोलंबिया झील से ही इसका उद्गम होता है। तो कोलंबिया झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो कोलंबिया नदी का। ला परेसो झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो वो होता है आपका कोलोराडो नदी का। जबकि सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा पर स्थित 5 महत्वपूर्ण झीलों को काटती है। लेकिन मरे डार्लिंग नदी कहाँ की है आपकी? तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। चलिए, सिर और आमू दरिया नदियां गिरती हैं अरल सागर में। अरल सागर क्या है दोस्तों? एक झील है जो 2 देशों के मध्य में स्थित है, जिसमें से एक देश का नाम कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? अस्ताना। पहले इसकी राजधानी अस्ताना होती थी, फिर नूर सुल्तान बना दी थी, और दोबारा से अब अस्ताना ही बना दी है। तो इसकी राजधानी है अस्ताना। और नीचे एक देश है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। तो यहां से 2 नदियां आती हैं दोस्तों। एक नदी है जो उज्बेकिस्तान और आपकी कजाकिस्तान से बहते हुए अरल सागर में गिरती है, जिसे सिर दरिया के नाम से जानते हैं। और एक नदी है जो कि उज्बेकिस्तान में ही बहते हुए अरल सागर में गिर जाती है, जिसे अमू दरिया के नाम से जानते हैं। ये नदी कौन सी हो जाएगी? ये नदी हो जाएगी सिर दरिया। और ये नदी कौन सी हो जाएगी? ये नदी हो जाएगी अमू दरिया। और ये दोनों ही नदियां किस झील में गिरती हैं? अरल सागर में। ध्यान रखना, भले ही अरल सागर में नदियां गिरती हैं, पर ये खारे पानी की झील है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरल सागर। चलिए, एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती? यदि बात करें हम मेकोंग नदी की, तो मेकोंग नदी एशिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। हालांकि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी नहीं है, पर विशाल नदी है, महत्वपूर्ण नदी है मेकोंग नदी। और आपसे पूछा जा रहा है कि मेकोंग नदी निम्न में से किन देशों के मध्य में बहती है? तो याद रखिएगा, ये चीन से उद्गम होता है इसका। चीन से इसका उद्गम होता है, लेकिन ये कई देशों में इसका बहाव क्षेत्र है, जिसमें से एक हो जाएगा म्यांमार। चीन तो है ही, चीन के बाद म्यांमार है, फिर लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, और साथ ही थाईलैंड है। यानी चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। ध्यान रखिए, देखिए ये देश आसियान देशों के, आसियान ग्रुप के देश हैं। यानी आसियान देशों की महत्वपूर्ण नदी है मेकोंग नदी। तो किस देश में ये नहीं बहती? तो मलेशिया में नहीं बहती। मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में ये नहीं बहती। म्यांमार में, लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में और थाईलैंड में इसका जो है बहाव क्षेत्र है। और इसका विलय कहाँ होता है? तो इसका विलय होता है दोस्तों दक्षिण चीन सागर में, जिस पर कब्जा करना चाहता है चीन और समूचे दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार बताता है चीन। तो इसी दक्षिण चीन सागर में चीन से निकलने वाली एक नदी मेकोंग नदी का विलय भी होता है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्न में से किस देश की राजधानी मेकोंग नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए मेकोंग नदी जो अभी हमने कई देशों में इसका बहाव देखा, चीन था, उसमें लाओस था, वियतनाम था, कंबोडिया था, थाईलैंड था और म्यांमार था। लेकिन राजधानी की बात करें तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेन इस नदी के किनारे पर स्थित है। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? नाम पेन। और नाम पेन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मेकोंग नदी। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम अराकान योमा पर्वतमाला से है? देखिए अराकान योमा पर्वतमाला जो म्यांमार में स्थित है, भारत और म्यांमार के मध्य में ये अराकान योमा पर्वतमाला स्थित है। तो अराकान योमा पर्वतमाला से म्यांमार की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी इरावती नदी निकलती है। इरावती नदी के किनारे पर कौन से नगर स्थित हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए म्यांमार के, तो म्यांमार का एक तो हो जाएगा रंगून, जहां पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था। गाना भी है ना, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया टेलीफोन, तो ये वही रंगून है जो कि म्यांमार देश में स्थित है और किस नदी के किनारे पर है? इरावती नदी के किनारे पर। साथ ही एक ऐतिहासिक नगर मांडले भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। मांडले क्यों ऐतिहासिक बोला? क्योंकि जब हमारे देश के महान नेता बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सबसे पहले आजादी की ललक जमाई थी, जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो बाल गंगाधर तिलक जब अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिए गए थे तो इसी मांडले जेल में कैद किए गए थे। और यहीं रह करके बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम की किताब लिखी है इसी मांडले में। तो रंगून और मांडले किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो ये इरावती नदी के किनारे पर स्थित हैं। साथ ही बात करें इरावती नदी की, तो ये म्यांमार को दो हिस्सों में बांट देती है। यानी म्यांमार को दो हिस्सों में बांटती है, यानी बिल्कुल बीच से गुजरती है, दो हिस्सों में बांटती है। तो इरावती नदी जो है म्यांमार को दो टुकड़ों में बांट देती है, बिल्कुल बीच से ये नदी गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के द्वारा चीन एवं रूस के मध्य सीमा का निर्धारण किया जाता है? महत्वपूर्ण फैक्ट है। यांगटीसी क्यांग नदी, मेकोंग नदी, या फिर अमूर नदी, या हुआंगहो नदी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमूर नदी। अमूर नदी चीन और रूस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। जबकि बात करें यांगटी, चलिए आगे प्रश्न दिए होंगे मैंने, फिर प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल जाता है, आगे चर्चा करेंगे। चलिए, निम्न में से किस नदी को चीन के शोक के नाम से जाना जाता है? देखिए सॉरो ऑफ चीन किस नदी को कहा जाता है? तो चीन के शोक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये नदी बार बार बाढ़ लेकर के आती है, तो चीन के शोक के नाम से जाना जाता है हुआंगो नदी को। हुआंगो नदी जो कि पीली नदी के नाम से भी फेमस है, पीली नदी के नाम से भी ये फेमस है। देखिए इनका उद्गम विलय अभी बात नहीं कर रहा, आगे प्रश्न में मैंने दिए हुए हैं कुछ। तो चीन के शोक के नाम से पीली नदी को जाना जाता है या हुआंगो नदी को जाना जाता है? पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि पीली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है इस नदी में, तो इसका कलर पीला पड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? हुआंगो नदी, जापान सागर, अमूर नदी, पीला सागर, यांगटीसी क्यांग नदी, दक्षिण चीन सागर? ये सभी चीन की महत्वपूर्ण नदियां हैं। हुआंगो नदी का जो विलय होता है ना दोस्तों, विलय वो जापान सागर में नहीं होता, ये सभी विलय दिए हुए हैं। तो विलय इसका जापान सागर में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है? पीला सागर में। हुआंगो नदी जिसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, उसका विलय कहाँ होता है? तो उसका विलय होता है पीला सागर में। वहीं बात करें अमूर नदी की, जो रूस और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, रूस और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, उसका विलय कहाँ होता है? तो उसका विलय होता है जापान सागर में। कहाँ पर होता है? जापान सागर में। वहीं यांगटीसी क्यांग नदी जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, उसका विलय दक्षिण चीन सागर में नहीं होता दोस्तों, बल्कि कहां होता है? पूर्वी चीन सागर में। पूर्वी चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में तो कौन सी नदी मिलती है? मेकोंग नदी मिलती है दक्षिण चीन सागर में।
मेकोंग नदी। तो कंफ्यूजन नहीं रखना, मेकोंग नदी कहाँ मिलती है? दक्षिण चीन सागर में, जबकि यांगटीसी कियांग नदी कहाँ मिलती है? पूर्वी चीन सागर में। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यांगटीसी कियांग नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर स्थित नहीं है? देखिए यांगटीसी कियांग नदी के बारे में बात करें तो यांगटीसी कियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? तो तिब्बत से इसका उद्गम होता है, तिब्बत में जरी की पहाड़ियों से, जरी की पहाड़ियों से, जरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये कहां इसका विलय होता है? तो अभी अभी हमने देखा पूर्वी चीन सागर में इसका विलय होता है, पूर्वी चीन सागर में। और इसके किनारे पर दो देश स्थित हैं, दो नगर स्थित हैं चीन के। एक तो वुहान, ये वुहान आपने सुना होगा, यहीं से आया था ना कोरोना वायरस। और साथ ही शंघाई स्थित है, शंघाई चीन का दूसरा सबसे बड़ा नगर है शंघाई, और वुहान यहां पर स्थित है। पर राजधानी बीजिंग यांगटीसी कियांग नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो वुहान और शंघाई किस नदी के किनारे पर स्थित है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये स्थित है आपका यांगटीसी कियांग नदी के किनारे पर। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उन नदियों का उद्गम दिया गया है। देखिए एक मैंने विलय आपको करा दिए नदियों के, मैं सुमेलित के प्रश्न का करा करके, इसी प्रकार मैच दी फॉलोइंग के माध्यम से मैं आपको इनका उद्गम बता रहा हूं। यांगटीसी कियांग नदी का उद्गम हमने देखा तिब्बत के पठार जरी की पहाड़ियों से होता है, जरी की पहाड़ियों से होता है। वहीं बात करें यदि अमूर नदी का उद्गम, तो अमूर नदी का उद्गम होता है आपका मंचूरिया की पहाड़ियों से। कहां से होता है? मंचूरिया की पहाड़ियों से। वहीं पीली नदी, हुआंगो नदी का जो उद्गम है वो होता है बयान हर की पहाड़ियों से। और टिग्रिस नदी जो कि इराक देश में बहती है, उसका उद्गम होता है हजर झील से। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से किस नदी के किनारे पर प्राचीन सभ्यता स्थित है? किस नदी के किनारे पर प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ? इरावती नदी, यूफ्रेटस नदी, टिग्रिस नदी। तो आपने सुना होगा दजला एवं फरात, ये दोनों ही नदियां इराक में बहती हैं। और यहां पर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है, जो कि विश्व की बेहद ही महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है, दजला और फरात, फराक नहीं फरात। और ये जो दजला नदी है इसे अब वर्तमान में टाइग्रिस नदी के नाम से जानते हैं, और वहीं फरात को यूफ्रेटस नदी के नाम से जानते हैं, यूफ्रेटस नदी। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस ये दोनों ही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी 2 और 3 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं, चलिए बहाव क्षेत्रों में मैंने शायद आपको प्रश्न दिया है, हाँ ठीक है। चलिए तो टिग्रिस, टाइग्रिस होता है एक्चुअली, टिग्रिस भी लिख देते हैं, इसका नाम वैसे टाइग्रिस नदी है। तो टाइग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी के किनारे पर प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है। लेकिन ये दोनों ही नदियों का यदि बहाव क्षेत्र पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, टाइग्रिस नदी का और यूफ्रेटस नदी का दोनों का ही बहाव क्षेत्र समान है। तो अगर मैं आपसे इनका बहाव क्षेत्र पूछूं तो ये तुर्की में बहती है, सीरिया में बहती है, इराक में बहती है, जबकि सऊदी अरब में इसका बहाव क्षेत्र नहीं है, सऊदी अरब में इसका बहाव क्षेत्र नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। यानी टिग्रिस नदी, टाइग्रिस नदी के बारे में बात करूं या यूफ्रेटस नदी के बारे में बात करूं, दोनों ही तुर्की, सीरिया और इराक में बहती हैं। दोनों ही कहां बहती हैं?
तो तुर्की, सीरिया और इराक में बहती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश की राजधानी टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए यूफ्रेटस और टाइग्रिस, प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों का ही बहाव क्षेत्र हमने देखा। यूफ्रेटस हो या फिर जो है टाइग्रिस हो, ये तुर्की, इराक और सीरिया में बहती हैं। लेकिन टाइग्रिस नदी के किनारे पर इराक की राजधानी स्थित है। इराक देश की राजधानी टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही टाइग्रिस नदी पर इसके साथ ही मोसुल और बसरा भी स्थित है। देखिए राजधानी तो स्थित है ही, साथ ही मोसुल एवं बसरा, ये तीन नगर किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो ये तीनों नगर आपके टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी नदी अपने देश को दो भागों में विभक्त करती है? महावेली गंगा श्रीलंका की महत्वपूर्ण नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। जबकि इरावती नदी म्यांमार की फेमस नदी है, जो म्यांमार को 2 टुकड़ों में बांट देती है। साथ ही इरावती नदी के किनारे पर मांडले और रंगून स्थित हैं। मांडले एवं रंगून स्थित हैं। अराकान योमा से ये नदी निकलती है। और अगर पूछूं ये अपने जल का विलय कहाँ करती है, तो विलय तो बंगाल की खाड़ी में करती है। और बंगाल की खाड़ी में भी जिस हिस्से में ये विलय करती है उसे मर्तवान की खाड़ी कहते हैं। तो अगर पर्टिकुलर दे दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? मर्तवान की खाड़ी। उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है अराकान योमा पर्वतमाला से। अराकान योमा पर्वतमाला से। चलिए निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन नदी, सिंधु नदी, वोल्गा नदी या राइन नदी? यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी भ्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली से बहती है। चर्चा हम कर चुके हैं इस बारे में। भारत में भी महत्वपूर्ण नदी के बारे में हमने चर्चा करी थी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। यदि आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा नदियों से जुड़ा हुआ तो उसे जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें मुझे लगता है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वहां पे मैंने बहुत ही फेमस यूरोप की और अफ्रीका महाद्वीप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों पर वहां चर्चा करी है। चलिए अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगटीसी क्यांग नदी या हुआंगो नदी? तो एशिया की सबसे लंबी नदी तो यांगटीसी क्यांग नदी है। लेकिन यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है दोस्तों। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, तीसरी सबसे लंबी नदी। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो सबसे लंबी नदी नील नदी हो गई। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी हो गई। और वहीं तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी यांगटीसी क्यांग नदी। यांगटीसी क्यांग नदी। देखिए जल बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी हो जाती है अमेजन नदी, दूसरे नंबर पे आती है कांगो नदी और तीसरे नंबर पे आती है मिसिसिपी नदी। लेकिन यदि लंबाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले नील नदी, फिर अमेजन नदी और तीसरे नंबर पे कहीं जाकर आती है यांगटीसी क्यांग नदी। और ये यांगटीसी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से किस नदी घाटी में स्थित घास के मैदान डाउन्स घास के मैदान कहलाते हैं? मिसिसिपी नदी, मरे डार्लिंग नदी, हुआंगो नदी या डैन्यूब नदी? तो दोस्तों डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बेहद महत्वपूर्ण नदी है मरे डार्लिंग नदी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मरे डार्लिंग नदी। अगला प्रश्न है, ग्रेट कैनियन का संबंध किससे है? सिंधु नदी से, कोलंबिया नदी से, कोलोराडो नदी से या यूकॉन नदी से? ग्रैंड कैनियन एक विशाल महाखड्ड, तो कोलोराडो नदी अपने बहाव क्षेत्र में एक विशाल महाखड्ड का निर्माण करती है जिसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। तो ग्रैंड कैनियन का संबंध किस नदी से है? तो कोलोराडो नदी से। ऑर्निको नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों? नील नदी,
अमेजन नदी, टाइबर नदी या हडसन नदी। तो ऑर्निको नदी जो है अमेजन नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। अमेजन नदी की मतलब विश्व की सर्वाधिक बहाव वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और उसकी सहायक नदी है ऑर्निको नदी, जो कि वेनेजुएला देश की महत्वपूर्ण नदी है। तो ऑर्निको नदी का बहाव क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है, और जो कि अमेजन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो दोस्तों ये थे नदियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने लगभग विश्व की 35 महत्वपूर्ण नदियों को कवर किया है। एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से पढ़िए, बार बार इसका रिवीजन कीजिए, प्रश्नों को देखिए, डायरेक्ट आपको यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।